कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 11वीं का बहुत ही मुख्य टॉपिक करवाने जा रही हूँ, निर्वाचन आयोग। मूल संविधान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य थे, अभी हाल में उसमें कितने सदस्य हैं, उसके क्या कार्य हैं और क्या क्या शक्तियाँ हैं आदि के विषय में मैं समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के विषय में बहुत ही जरूरी आयोग के विषय में पढ़ा रहे हैं। वो आयोग है चुनाव आयोग। क्या है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और भारत ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। ठीक है, अब जनता किसी भी व्यक्ति को जो है चुन के ऐसे ही पकड़ के सरकार नहीं बना सकती, उसके लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता थी और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनाव आयोग की आवश्यकता पड़ी। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष शासन के लिए, ठीक है, निष्पक्ष शासन चलाने के लिए चुनाव आयोग की आवश्यकता पड़ी। देखिए, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष शासन है वो कैसे होता है कि देखिए, मान लो जनता है, जनता ने एक व्यक्ति है ए और एक है बै। जनता ने इसको ए को दी 70% वोट और बै को दिए 30% वोट। ठीक है, अब जनता की नज़र में ये व्यक्ति जीता, लेकिन सरकार ने इस व्यक्ति को जिता दिया। तो ये क्या हुआ? ये निष्पक्ष नहीं हुआ, ये स्वतंत्र नहीं हुआ। तो इसलिए अगर जनता का सही रूप से सहयोग करना है और सही सरकार बनानी है तो हमें कैसे चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग चाहिए, ताकि वो सुचारू रूप से चुनाव करवा सके और सही सरकार जो है देश में आ सके। अब चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को की गई। अब इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसकी स्थापना की गई 25 जनवरी 1951 को। जो है निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15, इसे संविधान में जो है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है। अनुच्छेद 324 में लिखा गया है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो शक्ति है वो निर्वाचन आयोग में निहित होगी। क्या है कि निर्वाचन आयोग संसद के राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण भी करेगा, निर्देशन भी करेगा और उसके पास उनके नियंत्रण की पावर भी होगी। निर्वाचन आयोग क्या है? वो एकीकृत प्रणाली को अपनाता है। एकीकृत प्रणाली क्या होती है कि हमारे देश के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था में क्या है कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है? वो एक ही निर्वाचन आयोग है, मतलब एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास एक ही निर्वाचन आयोग है। अगर ये एकीकृत नहीं होता तो राज्य के पास अलग से निर्वाचन आयोग होता और केंद्र के पास अलग से निर्वाचन आयोग होता। तो एक होने के कारण हम इसे एकीकृत कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1951 को हुई थी, इसलिए हर 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से सुनना आप, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसकी संरचना। संरचना क्या है कि जो मूल संविधान है उसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान दिया गया था, लेकिन बाद में क्या होता है कि एक 61वां संविधान संशोधन होता है और इसमें जो मतदान की आयु है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। कहने का क्या मतलब है? जब मूल संविधान बना तो जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष की गई थी, लेकिन बाद में ये होने लगा कि 21 वर्ष बहुत ज़्यादा है, 18 वर्ष का जो व्यक्ति है उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, तो 18 वर्ष के व्यक्ति को जो है मतदान की आयु घोषित कर दी जाए। तो इसलिए एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, और इसमें जो है 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए, कार्य की जो अधिकता के कारण 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, क्योंकि 21 से 18 वर्ष की गई तो 3 साल का फर्क हुआ और 3 साल में बहुत ज़्यादा मतदाता बढ़ गए। तो काम बढ़ने की वजह से क्या हुआ? निर्वाचन आयुक्तों की संख्या भी बढ़ानी पड़ी। तो अब 1 से कितने हो गए? 3 हो गई। परंतु 1990 में पुनः एकल सदस्यीय
कर दिया गया और फिर 1993 में पुनः बहुसदस्यीय कर दिया गया। बहुसदस्यीय मतलब त्रिसदस्यीय। ठीक है, अब देखिए एक बार, अब देखिए जो मूल संविधान था उसमें क्या किया गया, एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, एक का प्रावधान किया गया। फिर क्या हुआ कि एक 61वां संविधान संशोधन किया गया। मैंने आपको बताया कि 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु की गई तो कार्य की क्या होगी, अधिकता होगी। अब एक आदमी से तो कुछ होने जाना नहीं, उन्होंने क्या किया, 2 व्यक्ति और बढ़ा दिए। तो अब कितने हो गए, 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त हो गए, यानी 3 हो गए। ठीक है, ये कब हुआ, 16 अक्टूबर 1989 को। लेकिन फिर 1990 को पुनः एकल निर्वाचन आयुक्त कर दिया गया, फिर 2 हटा के वापस 1 कर दिया गया। लेकिन एक से बात नहीं बन रही थी, इसलिए 1993 के अंदर क्या किया गया, पुनः त्रिसदस्यीय बना दिया गया। अब देखिए जो नियुक्ति है निर्वाचन आयुक्तों की वो कौन करता है, जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके लिए संविधान में कोई योग्यता नहीं दी गई है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी निर्वाचन आयुक्त घोषित कर सकता है। इसका जो कार्यकाल है, समय है, वो या तो 6 वर्ष पहले पूरे किए हो या फिर वो 65 वर्ष का पहले हो गया हो। यानी 6 वर्ष अगर वो पहले पूरे करता है तो वो 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। और अगर उसकी आयु 65 वर्ष हो गई हो, चाहे उसको 4 ही वर्ष हुए हो, उसे फिर भी जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। फिर देखिए आयोग के निर्णय कैसे लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं बहुमत से। ठीक है, क्या है कि 3 सदस्यीय है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। अब कोई भी फैसला लिया जाता है तो बहुमत से लिया जाता है। 3 में बहुमत किसका होगा, 2 का होगा। तो इसमें क्या है कि अगर कोई फैसला है और ये दोनों उस पर सहमत हैं और ये सहमत नहीं है तो वो फैसला लिया जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है हामी जरूरी है। अब देखिए इसमें 3 पदों का क्या महत्व है कि अगर ये पद एक ही व्यक्ति के पास होता तो वो क्या है, अपनी इच्छा से फैसले लेता, अपनी तानाशाही चला सकता है, अपने पद का गलत दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए जो है इसमें अन्य चुनाव आयुक्त होने जरूरी हैं। और साथ में जो निर्णय है वो बहुमत से भी इसीलिए लिए गए ताकि कोई भी अपने तानाशाही या अपनी मनमर्जी के फैसले ना ले सके। जहाँ बहुमत होगा, चाहे इन 2 का बहुमत हो चाहे इनका बहुमत हो, उसी के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं निर्वाचन आयुक्त का वेतन। निर्वाचन जो आयुक्त है उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। मतलब कितना, 2,50,000 के लगभग। यह भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। अब आप पूछोगे जी संचित निधि क्या होती है, तो संचित निधि होती है कि जितनी भी आय होती है देश के पास उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो राज्यों को प्रदान कर देता है और बाकी जो हिस्सा होता है वो संचित निधि में चला जाता है। और उसी में से जो है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त आदि की जो वेतन है वो दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं शपथ। शपथ क्या है कि ये संविधान के अनुसूची 3 में शपथ का जो है प्रावधान दिया गया है। अब पढ़ लेते हैं आयोग की स्वतंत्रता। क्या है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये क्या है, ये एक राजनीतिक पद होते हैं। अब क्या होता है कि कई बार जो है किसी व्यक्ति को कुछ सोच के जो ये पद प्रदान किया जाता है और वो व्यक्ति उनके अनुसार कार्य ना करे तो उन्हें जो है पद से हटा दिया जाता है। अब इन सब की सुरक्षा के लिए जो है आयोग को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता है कार्यकाल की स्वतंत्रता, कि एक बार जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो नियुक्त हो जाते हैं तो उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले होता है उसी के अनुसार उन्हें जो है सेवानिवृत्ति दी जाती है। दूसरा है नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं। कई बार क्या होता है कि कार्यकाल की तो स्वतंत्रता होगी तो हो सकता है उन लोगों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करके उनके परेशान किया जाए। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि नियुक्ति होने के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है, हो सकता है उनके वेतन में उनको परेशान किया जाए, वेतन ना निकलवा जाए या ये कह दिया जाए कि बजट नहीं है, तो उसके लिए भी जो है उन्हें भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और उसके लिए स्वतंत्र बजट होता है। फिर आती है हटाने की प्रक्रिया। अगर किसी भी व्यक्ति को
ये लगता है कि इनको हटाना चाहिए, ये सही नहीं है, तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया चलती है। तो वो मैं आपको समझाती हूँ हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो इसके दो आधार होने चाहिए। कौन से? साबित कदाचार, कि एक तो उसका जो है व्यवहार अच्छा नहीं है, वो दूसरों के साथ जो है सही काम नहीं करता या भ्रष्टाचार में लिप्त है, कुछ भी है, जो भी है वो साबित होना चाहिए। दूसरा क्या है? असमर्था, ये साबित किया जाए कि वो इस पद के योग्य नहीं है या वो कार्य करने में असक्षम है। इसमें दो प्रकार की शर्तें हैं। पहली क्या है कि जिस भी व्यक्ति को हटाना है उसे 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। दूसरा है कि इसमें क्या है कि इस प्रस्ताव को पारित करने में, मान लो लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो इसमें कम से कम 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो रहा है तो इसमें 50 सदस्यों की सहमति होनी अनिवार्य है। जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये आगे की प्रक्रिया के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। अब जो ये प्रस्ताव है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास दो बातें होंगी, या तो वो उसे अस्वीकार कर दे या उसे स्वीकार कर ले। अगर वो उसे अस्वीकार करता है तो प्रक्रिया क्या होती है? समाप्त हो जाती वहीं की वहीं। लेकिन अगर ये इसे स्वीकार करता है तो क्या होता है कि जो सदन प्रस्ताव लाता है वह सदन जांच समिति का गठन करता है। मतलब लोकसभा अगर ये प्रस्ताव लाती है तो लोकसभा गठित करेगी, क्या करेगी? जांच समिति, जो उसकी जांच कर सके। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होता है तो राज्यसभा वो जांच समिति का गठन करेगी। फिर क्या होगा कि समिति जांच करेगी और जांच के बाद क्या देगी? रिपोर्ट देगी। और अगर उस व्यक्ति का आरोप साबित हो जाता है तो सदन में मतदान होता है। अब मतदान कैसे होता है कि जितने वहाँ उपस्थित हैं और जितने लोगों ने मतदान किया उसका 2/3 हो, ठीक है, और सदन की कुल संख्या के आधे से ज़्यादा मतलब अगर लोकसभा में प्रस्ताव है तो उसमें आधे से ज़्यादा यानी 273 व्यक्ति जो है सहमत होने चाहिए। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में है तो उसमें 123 व्यक्ति जो है सहमत होने चाहिए। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों में पास होना अनिवार्य है। अगर लोकसभा सबसे पहले इस प्रस्ताव को लाती है तो पहले लोकसभा में होगा, फिर राज्यसभा के पास भेज देंगे, फिर राज्यसभा में पारित होगा और दोनों सदन जब ये पास कर देते हैं तो इसको कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति बाध्य होता है इस पर हस्ताक्षर करने के लिए और इसके बाद उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं चुनाव आयोग के कार्य। सबसे पहले जो चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। साथ साथ वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव भी करवाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम चुनाव आयोग का चुनाव करवाना है, ठीक है, तो वो सभी ये चुनाव करवाता है। दूसरा क्या है कि चुनाव की तिथि घोषित करता है। वो कहाँ पे चुनाव होने हैं, कहाँ समय पूरा हो गया, तो ऐसे जो है किस समय पर जो चुनाव करवाने हैं आदि तिथि जो है घोषित करता है। तीसरा जो है वो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। परिसीमन क्या होता है कि सीमाओं का चयन करता है कि विधानसभा जो है चुनाव वो किन क्षेत्रों में होंगे और जो संसदीय क्षेत्र कौन कौन से होंगे, कौन से क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र में आएंगे, ऐसे वो परिसीमन करता है। मतदाता सूची तैयार करना और उनमें सुधार करना। क्या है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और उनमें सुधार भी करता है। सुधार कैसे कि बहुत सारे आदमी जो है उस समय तक एक्सपायर हो चुके होते हैं, बहुत सारों ने जो है 18 वर्ष पूरे कर लिए होते हैं, तो उनको जो है मतदाता सूची में लाना होता है, तो ऐसे उसमें सुधार का कार्य भी चुनाव आयोग करता है। अगला है प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करना और जांच करना। फिर क्या है कि जो चुनाव आयोग क्या करता है कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा लेते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो उन्हें स्वीकार करता है और फिर उनकी क्या करता है? जांच करता है। अगर वो सही हैं तो उन्हें रजिस्टर्ड कर लेता है, अगर नहीं है तो उन्हें बाहर कर देता है। उसके बाद आता है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना एवं चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव आयोग अगला कार्य क्या करता है कि जो राजनीतिक दल है उनका पंजीकरण करता है और उन सबको क्या देता है? चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। फिर क्या करता है कि प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्राप्त करना। फिर चुनाव आयोग एक काम और करता है कि जितने भी राजनीतिक दलों का पंजीकरण हुआ है उनको प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय है या वो क्षेत्रीय है ऐसा जो है उनको दर्जा प्रदान करता है। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बारे में मैंने विस्तार से अपनी राजनीतिक दल की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ईवीएम। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी मशीन के माध्यम से क्या है? अपनी वोट देना। सबसे पहले 1982 में पारूर एक जिला है, कहाँ का? केरल का, उसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो है 1998 में विधानसभा चुनाव
एमपी में 5 सीटों पर, दिल्ली में 6 सीटों पर और राजस्थान में 5 सीटों पर ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव करवाया गया था। उसके बाद 1999 में संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य गोवा बना। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पूरे राज्य में जो है ईवीएम मशीन के द्वारा पूरे राज्य में कहाँ पर चुनाव करवाए गए, तो आपको क्या बताना है? गोवा। ये तीनों ही प्रश्न ऐसे हैं जो छोटे क्वेश्चनों में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ईवीएम जो मशीन है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि भारत में जितने भी चुनाव होते थे, मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जितने कैंडिडेट हुए उन सभी की पेटियां तैयार की जाती थी, उन पर उनका नाम और चिन्ह दिया जाता था। लेकिन क्या है, वो जब की बात थी जब भारत में बहुत सारे व्यक्ति क्या थे? निरक्षर थे, अनपढ़ थे। लेकिन आजकल जो है भारत में बहुत जनसंख्या जो है साक्षर है। तो अब क्या है, अब जितने साक्षर हैं उतनी जागरूकता फैल गई है। तो उन पेटियों में क्या होने लगा? धांधली होने लगी। इलेक्शन को जीतने के लिए जितने भी राजनीतिक दल है वो किसी भी हद तक जाने लगे। उन पेटियों में क्या है, गिनती के टाइम भी धांधलेबाजी, वोटिंग करवाते टाइम भी धांधलेबाजी। तो इन सब से बचने के लिए जो है ईवीएम का यूज किया जाने लगा। अब इसमें क्या है कि एक ही मशीन में जितने भी व्यक्ति हैं उनके फोटो, साथ में उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, उनमें जो है कोड होते हैं, उनमें जो है लॉक होते हैं। तो ऐसे कोई भी जो उनको बदल नहीं सकता। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप जो है एग्ज़ाम के टाइम इसे ज़रूर देख के जाएं, इसमें से जो है एग्ज़ाम में पक्का आते हैं। देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और इसको 1989 में लागू किया गया था। क्या है कि पहले मैंने आपको बताया था जो मूल संविधान था उसमें मतदान की आयु थी 21 वर्ष, जिसे 1988 में एक संशोधन करके क्या कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। और इसको लागू कब किया? 1989 में। सबसे पहले निर्वाचन जो आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। मैंने आपको बताया था कि जो मूल संविधान है उसके अंदर सिर्फ एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था और वो था सुकुमार सेन जी। वर्तमान के अंदर क्या है कि आपको मैंने बताया कि त्रिसदस्यीय हो गया है। तो इसमें जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है सुशील चंद्र जी, और जो अन्य दो हैं वो हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जी। ठीक है। देश की एकमात्र जो महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है उनका नाम है वीएस रमा देवी। निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं और जो कार्यकाल है वो कौन निश्चित करता है? संविधान निश्चित करता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण कब तक कर सकता है? तो मैंने पहले भी बताया आपको कि या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी इनमें से दोनों में से पहले हो जाए उसी के अनुसार जो वो अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद है निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।